नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे की मांग को लेकर मंगलवार को राजधानी काठमांडू समेत नेपाल के प्रमुख शहरों में प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुस गए और आगजनी की। ओली के अलावा अब तक 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। इनमें गृह मंत्री रमेश लेखक, कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल और जल आपूर्ति मंत्री प्रदीप यादव शामिल हैं। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, शेर बहादुर देउबा, कल गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले रमेश लेखक और संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के घर आगजनी भी की है। देश में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर बैन लगाने के विरोध में लगातार दूसरे दिन युवाओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। अब तक इसमें 19 लोगों की मौत हो गई है। जरा दृश्य आप देखिए, किस तरीके से आगजनी हो रही है और यहां के युवाओं में कितना गुस्सा है। खबरें तो यह भी हैं कि कुछ जगहों पर दंगे फसाद भी हुए, मारपीट भी हुई है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कुर्सी छोड़ दी है, इस्तीफा दे दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश जायसवाल जुड़ चुके हैं। राजेश, नेपाल में जो स्थितियां बनी हुई हैं, इससे पहले कभी ऐसी हिंसक तस्वीरें नेपाल से आई नहीं। बड़ा शांत देश नेपाल कहा जाता था, लेकिन जब से सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया है और जब से युवाओं का गुस्सा फूटा है, हालात ऐसे हो गए कि प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देना पड़ा। क्या अपडेट है आपके पास? जी, इसके पहले इस तरह की स्थिति कभी नहीं आई हुई है और ये सोशल मीडिया बैन करने के नाते युवाओं में ज्यादा आक्रोश हुआ और आक्रोश इतना बढ़ गया कि हिंसक का रूप ले लिया। आज की स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री सहित 6 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है और तराई क्षेत्रों में स्थिति सामान्य हो गई है। काठमांडू और पोखरा में कर्फ्यू जारी है और पूरे नेपाल में धारा 144 लागू कर दिया गया है। सीमावर्ती क्षेत्र सुनौली बॉर्डर से स्थिति सामान्य दिख रही है। लोगों का आना जाना आज सुबह से शुरू कर दिया गया है। राजेश, युवाओं का क्या कहना है? ये जो प्रदर्शनकारी हैं, क्या ये सिर्फ इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया है या और कोई बड़ी वजह है? सोशल मीडिया से प्रतिबंध लगाने की वजह से ज्यादातर गुस्सा इनका तेज हो गया है, क्योंकि इनके परिवार के लोग, इनकी पढ़ाई लिखाई, इनके सब चीज ज्यादातर इनके आधारित है। इसमें काफी लोग, इनके परिवार के लोग विदेश भी रहते हैं और सोशल मीडिया के जमाने में पूरी रूप से प्रतिबंध लगाना इन लोगों को काफी बुरा लगा, जिसके वजह से इन लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ठीक है राजेश, अभी वहां के हालात क्या हैं? क्या कर्फ्यू अब भी लगा हुआ है? स्थिति सामान्य हो रही है? काठमांडू और पोखरा में कर्फ्यू भी जारी है। बाकी जगहों में धारा 144 लागू कर दिया गया। पुलिस एक्टिव मोड में है और कहीं भी कोई घटना को लेकर के उसको गंभीरता से देख रही है। सेना के जवानों को तैनात किया गया सुरक्षा की दृष्टि से। हाँ, सेना के जवानों को तैनात करते करते वो एपीएफ को भी तैनात कर दिया गया, पुलिस को भी तैनात कर दिया गया। राजेश, जब झड़प की खबरें कल सामने आ रही थी और कुछ प्रदर्शनकारी जब संसद भवन में घुस गए थे, तो खबर यह आई थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ युवा एकजुट हुए हैं और भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया है जिसका असर युवाओं पर, उनके भविष्य पर हो रहा है। अब ये प्रदर्शनकारी, ये युवा क्या कह रहे हैं? फिर से चुनाव कराए जाएं? ये युवाओं का कहना है कि ओली सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही है, यह भ्रष्टाचार में लिप्त है और लोगों के बारे में सही तरीके से इसका सोच नहीं है, जिसके वजह से युवा काफी आक्रोशित है। युवाओं के लिए इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है राजेश, बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी जानकारी लेंगे। फिलहाल हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मदीप अलोने जी जुड़ चुके हैं। ब्रह्मदीप जी, आपसे समझना चाहेंगे, नेपाल बड़ा शांत देश कहा जाता था, रोटी बेटी का संबंध था हमारा वहां से, लेकिन इससे पहले कभी ऐसी हिंसक तस्वीरें नेपाल से सामने आई नहीं। क्या यही वजह है कि सोशल मीडिया बैन करने की वजह से युवा गुस्से में हैं, आक्रोशित हो गए हैं, या इसके पीछे और कोई बड़ी वजह हो सकती है? सोशल मीडिया को बैन होने से लोग गुस्से में, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन युवाओं का कहना है कि सरकार हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। जो विद्रोह पनपा है, जो गुस्सा पनपा है, वो ऐसा लग नहीं रहा है कि 2-4 दिन सोशल मीडिया के रुक जाने से गुस्सा है। दरअसल बात यह है कि जो
नेपाल है उसमें 250 साल के राजतंत्र झेलने के बाद लोगों ने लोकतंत्र इसलिए स्थापित किया था क्योंकि वो खुली हवा में सांस ले सके, वहां पर समानता का अधिकार मिल सके, सामाजिक न्याय मिल सके, लोगों को रोजगार मिल सके, मानव अधिकारों की रक्षा हो सके। लेकिन जब से 2008 से इस देश में लोकतंत्र आया है, पिछले 17-18 सालों में तकरीबन ये 15वीं सरकार है और लोकतंत्र को वामपंथियों ने इस प्रकार से हावी कर लिया है, या तो ओली बने रहेंगे या प्रचंड बने रहेंगे या देवबा बने रहेंगे। अब आप देखिएगा कि ये गुस्सा ओली के खिलाफ नहीं है, देवबा के घर को भी जलाया गया है, राष्ट्रपति के भवन को भी जलाया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के दफ्तर पर भी हमला किया गया। इसका मतलब है कि वहां के लोगों का विश्वास समूची व्यवस्था से ही उठ गया है। और यह दुनिया के लिए सबक इसलिए भी है, जो राष्ट्राध्यक्ष या ओली की बात करें तो ओली को लगता था कि राष्ट्रवाद को भड़काकर भारत के खिलाफ विश्वमन करके वो ज्यादा दिनों तक सत्ता में रह पाएंगे। लेकिन वहां के युवाओं ने संदेश दिया कि आप लोगों को भटका तो सकते हैं, भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक सत्ता में बने रहने के लिए आपको जन कल्याणकारी कार्य करना पड़ेंगे। तो ओली चीन की गोद में बैठकर चीन की एक दलीय प्रणाली की तर्ज पर मीडिया को रोक रहे थे, लोगों को रोक रहे थे, उनकी आवाज को रोकने की कोशिश कर रहे थे। प्रशासन की भर्तियों में पारदर्शिता थी नहीं। वहां के युवा चाहते हैं कि वो उनके देश में रोजगार मिले, क्योंकि खाड़ी के देशों में उनको रोजगार के लिए भटकना पड़ रहा है। तो ये जो समूचा गुस्सा है, ये समूचा गुस्सा व्यवस्था के प्रति, वो व्यवस्था जो लोकतांत्रिक बहुत बेहतरीन हो सकती थी, लेकिन और यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की जरूरत है ऋषभ जी की, जो जैसे वहां पर जो चुनाव होते थे वहां पर किसी को सत्ता नहीं मिलती थी, लेकिन वहां पर कोई विपक्ष था ही नहीं। कभी भी नेपाली कांग्रेस सरकार बना लेगी, कभी भी जो है मिस्टर ओली बना लेंगे, कभी भी प्रचंड बना लेंगे। मतलब ये एक दूसरे का समर्थन करके सत्ता में बने रहते थे, तो लोग ठगा सा महसूस करते थे कि इस देश में लोकप्रिय सरकार कौन है और विपक्ष कौन है। तो ये जो सारी चीजें हो रही थी लगातार, चीन का हस्तक्षेप, वामपंथ का हस्तक्षेप, राष्ट्रवाद को भड़काने की कोशिश, और जो मूल समस्या है रोटी कपड़ा और मकान की, उनकी अनदेखी, यही कारण है कि लोग गुस्से में आए, युवा सड़कों में आए, सड़कों पर आए, और उन्होंने ओली नहीं, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की क्या बंगलों पर हमला किया है, वहां पर उनको निशाना बनाया गया। तो जनता का ब्रह्मदीप जी, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पर जो युवा हैं और जो जनता है उनका भरोसा ओली सरकार से उठ गया, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे एक बात और स्पष्ट होती है कि यहाँ के जो युवा हैं, बूंद बूंद कर जैसे घड़ा भर जाता है, वैसे ही यहाँ पर युवाओं का गुस्सा भी पूरे तरीके से भर चुका था, सातवें आसमान था जो कि फूट पड़ा। आपसे एक बात और समझना चाहते हैं सर, अगर इतिहास के पन्नों को मैं पलटूं तो बांग्लादेश में कुछ सालों पहले ऐसी स्थिति देखने को मिली थी जब भीड़ बहुत ज्यादा उग्र हो गई थी, और यह कहा जा रहा था कि यहां पर विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप है। क्या ये नेपाल में भी संभव है? यहां पर जो उग्रवादी हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, जो युवा हैं, क्या इन पे बाहरी ताकतों का असर हो सकता है? क्या ये संभव है? ऋषभ जी, देखिए, नेपाल के मामले में माना जाता है कि वहां की राजनीतिक पार्टियां विदेशी हस्तक्षेप को स्वयं मौका देती है, क्योंकि ये जो वामपंथ है, ओली, प्रचंड, ये सब अभी तक जो भी प्रधानमंत्री बनने थे भारत की यात्रा पर आते थे, लेकिन इन्होंने वे चीन की यात्रा पर गए, इन्होंने चीन को हावी होने का मौका दिया। लेकिन वहां पर जब मध्यम मार्गी होते हैं या जो लोकतांत्रिक तरीके से सरकारों पर भरोसा करते हैं, तो भारत का हस्तक्षेप बढ़ जाता है। और भारत के बिना इस देश का भविष्य इसलिए भी उज्जवल नहीं हो सकता कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो ये जो समूचा घटनाक्रम हो रहा है यहाँ पर, देखिए, माओवाद को या वामपंथियों को तो लोगों ने उखाड़ फेंका है। अब जो वहां की जनता है वो भारत की ओर देख रही है कि भारत की तर्ज पर एक लोकप्रिय डेमोक्रेटिक सरकार का वहां पर स्थापना हो। तो अब भारत की तर्ज पर यदि लोकतंत्र वहां पर स्थापित होता है तो वो उस देश के हक में होगा। दूसरी बात यह है कि भारत के 4-5 राज्य, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, ऐसे कई राज्यों से नेपाल की सीमा लगती है। नेपाल 3 ओर से भारत की जमीनी सीमा से घिरा हुआ है। तो हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र और धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हमारी धार्मिक यात्रा पशुपतिनाथ जी के दर्शन के बिना पूरी होती नहीं है। तो भारत का ऐतिहासिक संबंध हस्तक्षेप चीन करता है, लेकिन हमारे जो संबंध है वो इतने विशाल है कि स्वाभाविक तौर पर हमारे जो परिवार है वो देखते हैं कि नेपाल में शांति हो। तो जाहिर सी बात है, नेपाल जहां पर खड़ा है, अब
भारत के सुझाव की और भारत की सहायता की उस देश को जरूरत है, जिससे कि वहां पर पारदर्शी लोकतंत्र स्थापित हो सके और लोकप्रिय सरकार वापस आ सके। बिल्कुल ब्रह्मदीप जी, बहुत सही बात आपने कही, लेकिन एक मूल मंत्र भारत देश का ये भी है, वसुधैव कुटुंबकम। हम अपने पड़ोसियों का भी बड़ा अच्छे से ख्याल रखते हैं, एक कुटुंब की तरह मानते हैं। आपको याद होगा कि बांग्लादेश में जब स्थिति खराब हुई थी तो किस तरीके से शेख हसीना ने भारत में शरण ली थी। अब क्या नेपाल के मामले में भी भारत सरकार हस्तक्षेप करेगी, वहां पर स्थितियों को सामान्य करने की कोशिश भारत की तरफ से होगी? देखिए ऋषभ जी, ये एक यदि उनको पहले तो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ और उसके बाद शेख हसीना को भारत ने शरण दी, उसके बहुत अच्छे परिणाम हुए नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि उससे बांग्लादेश की जनता का विरोध सामने आया है। तो और नेपाल में जो अभी सरकार है ओली की, वो तो वामपंथी, वो तो लगातार भारत का विरोध करते ही रहे हैं। तो भारत ऐसी कूटनीतिक गलती कर ही नहीं सकता कि ऐसे जो दुश्मन है उनको शरण देते, और दुश्मनों की तरह व्यवहार ओली कर ही रहे थे। तो ओली कहां पर जाएंगे ये तो पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है, जहां जो मेरी राजनीतिक समझ है, कि कम से कम भारत में उन्हें शरण मिल जाए, इसकी संभावना बहुत कम है। ठीक है ब्रह्मदीप जी, आपके पास वापस से आऊंगा। हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, संदीप, राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, अभी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं ब्रह्मदीप जी, तमाम सारी जानकारी उन्होंने दी, ये भी स्पष्ट कर दिया कि ओली को भारत में तो कम से कम शरण नहीं मिलेगी, वहां के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, पीएम ने इस्तीफा दे दिया है। क्या कुछ राजनेताओं के साथ मारपीट की खबर भी है? राजेश सुन पा रहे हैं? हेलो जी 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 राजेश, मेरा सवाल सुना आपने? जी नहीं राजेश, मैं अपना सवाल दोहरा देता हूं। यहाँ पर स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं, इतनी खराब स्थिति हो गई कि प्रधानमंत्री ओली 6 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। क्या कुछ नेता मंत्रियों के साथ मारपीट की खबर भी सामने आई है? क्योंकि उन्हीं पर भ्रष्टाचार के ज्यादा आरोप भी लगे थे। नहीं, मारपीट के तो मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन उनके घर तोड़ना, उनके ऑफिस तोड़ना, उनको घर में आगजनी टाइप की करना, इस तरह के मामले सामने आए हैं। राजेश, खबर यह भी है कि कुछ मंत्रियों के साथ, कुछ नेताओं के साथ युवाओं ने और प्रदर्शनकारियों ने झड़प की है। नहीं, इस तरह की कोई खबर सामने नहीं आई, झड़प की इस टाइप की खबरें नहीं आई है मंत्रियों के साथ। उनके घरों को तोड़ना, उनके ऑफिस को तोड़ना, उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके घरों को तोड़ना, इस तरह के मामले सामने आए हैं, लेकिन झड़प की खबरें मंत्रियों के साथ की सामने नहीं आए हैं। ठीक है राजेश, आपसे और भी जानकारी लेंगे। इस खबर पर बने रखिए, नजर बनाकर रखिए, अपडेट लेते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। आपसे और भी जानकारी लेंगे। विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मदीप जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रह्मदीप जी, हालात वहां पर बद से बदतर होते जा रहे हैं, जैसे कि हमारे सहयोगी राजेश बता भी रहे हैं। वहां पर प्रदर्शनकारी ने मंत्रियों के बंगले फूंक दिए, वहां आग लगा दी, पुतले दहन के साथ साथ भगदड़ हो गई। पहले दिन की अगर मैं जिक्र करूं तो कुछ प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुस गए थे, वहीं से यह विवाद पनपा था जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए और खबर आती है कि एक शख्स की मौत भी हो गई है। तो ये युवा जो हैं, क्या इनका संसद भवन में घुस जाना, इस तरीके से प्रदर्शन करना, तोड़फोड़ करना मायने में सही था? देखिए ऋषभ जी, किसी भी देश की परिस्थितियां, उस देश के लोग कैसे जी रहे हैं, वहां पर सरकार कैसा व्यवहार कर रही है, बहुत सारी चीजें होती है। और दुनिया में आपने देखा होगा कि जब भी सत्ताओं में परिवर्तन हुआ या सत्ता के अत्याचार को रोकने की जरूरत पड़ी है, तो युवा सड़कों पर आए हैं और उनके सड़कों पर आने से ही सत्तासीन जो है वो अपनी सत्ता को छोड़कर भागे हैं। दूसरी बात यह भी कि 250 साल के राजतंत्र झेलने के बाद जब किसी देश में लोकतंत्र आता है, तो वहां पर यह अपेक्षा की जाती है कि आप सामाजिक न्याय की स्थापना करें, आप लोगों को उनके मौलिक अधिकार दें, लोगों के जीवन को बेहतर करने की कोशिशें करें, अच्छी योजनाएं लागू करें। लेकिन आप लोकतंत्र को एक प्रयोग की तरह लेते हैं। आपने प्रयोगशाला बना दिया है, आपको लोग चुने या न चुने, लेकिन आप मिली जुली सरकार, इधर उधर की सरकार बनाकर देश के प्रमुख पदों पर आ जाते हैं। मतलब लोग भी ठगासा महसूस कर रहे होंगे कि इस देश में हो क्या रहा है। तो लोगों का जब गुस्सा होता है तो फिर वो ऐसे ही आता है।
लेकिन नेपाल का गुस्सा बहुत अभूतपूर्व है, क्योंकि राजतंत्र को समाप्त करने के लिए तो यहाँ पर बहुत आंदोलन हुए हैं, लेकिन लोकतंत्र इतनी अल्पायु में है और वहां पर लोगों का इतना गुस्सा, तो एक नया संकट आ गया है कि राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों स्वीकार नहीं है, तो फिर यहाँ के लोग किस तंत्र पर भरोसा करेंगे। अब ऐसे में यदि अंतरिम सरकार आपको बनाना है तो किसी शिक्षाविद को लाना पड़ेगा, वैज्ञानिक को लाना पड़ेगा, या किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति को लाना पड़ेगा, क्योंकि वहां के युवाओं को राजनीतिज्ञों पर भरोसा ही नहीं है, और भरोसा होगा भी कैसे। आप अपने बच्चों को फॉरेन पढ़ने भेज रहे हैं, आप अपने बच्चों को बड़े बड़े होटल खोल रहे हैं, और जो सामान्य जनमानस है उनके हाल बेहाल है, बाहर से ग्रस्त रहा यह देश। और दूसरी बात है कि भारत की सहायता से ये देश बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा है। तो ये जो समूचा सिनेरियो है लोकतंत्र स्थापित होने के बाद, आप सोचिए भारत में 1947 में लोकतंत्र स्थापित हुआ और अगले 20 सालों में हमारे यहाँ पर हमने जो है वो इसरो भी बन गया था हमारे यहाँ पर। हाँ, हमारे यहाँ पर IIT से हो गए थे, IIM हो गए थे, अंतरिक्ष की स्थापना हो गई थी, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हो गई थी। तो लोकतंत्र एक योजना पर चलता है, लेकिन इस देश में कोई योजना बनाता ही नहीं है, और यही कारण है। और अब लोकतंत्र पर ज्यादा भरोसा नेपाल के युवाओं को रहा भी नहीं गया है, तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। बहुत शुक्रिया ब्रह्मदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।